अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसाइल ग्लाइसिरोल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और ये जो इसाइल ग्लाइसिरोल है ये भी लिपिड की एक टाइप है, एक किस्म है। बाकी जो इसकी टाइप्स थी 3 वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसाइल ग्लाइसिरोल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एस्टर को, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि एस्टर क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे आर लगाते हैं और दूसरी साइड पे ओ आर लगाते हैं तो वो बन जाता है एस्टर। ये एस्टर का फार्मूला है। अगर हम इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ROCOR। ये आपने भूलना नहीं है, आपने RCOOR नहीं लिख देना। जब COO होता है तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो OCO होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है एस्टर को। ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो तब क्या बनता है, एस्टर। कैसे, अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, जब हम कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे R लगाते हैं और दूसरी साइड पे OH लगाते हैं तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बना देंगे पानी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं। तो फिर बाकी बचता क्या है, एक R बचेगा और साथ में ये वाली ऑक्सीजन आ जाएगी, उसके बाद ये वाला कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद ये R हाइड्रोकार्बन चेन, और साथ में क्या बनता है, पानी। अब अगर हम इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ROCOR। वही OCO हमारे पास आ गया है और इसको हमने किसका नाम दिया है, एस्टर का। फिर आपकी बुक में जो अल्कोहल है उसकी जगह इथाइल अल्कोहल लिखा गया है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जगह लिखा गया है एस्टिक एसिड। तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, इथाइल अल्कोहल और एस्टिक एसिड को। तो इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, तो हम क्या लिखेंगे, R को हटाकर 2 कार्बन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम पहले OH लिखेंगे, उसके बाद ये कार्बन आ गई, फिर दूसरी कार्बन आ गई, उसके बाद हम बांड पूरे करेंगे। क्योंकि यहाँ 2 बांड है तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका 1 बांड है तो हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये अगर इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, C2H5OH। अब ये है इथाइल अल्कोहल। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टिक एसिड की तो उसमें भी 2 कार्बन होते हैं। एस्टिक एसिड का फार्मूला लिखने से पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है, C+O, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OH होता है। तो हमारे पास क्या है, एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड में भी 2 कार्बन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, R को हटाकर और कार्बन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, एक और कार्बन लगाएंगे, OH, C+O, क्या लिखेंगे इधर, C लिखेंगे। उसके बाद फिर इसके बांड पूरे करने के लिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे, ये बन जाता है OH, C+O, CH3। ये है एस्टिक एसिड का फार्मूला। अगर हम इथाइल अल्कोहल और एस्टिक एसिड को आपस में मिलाएं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एक एस्टर ही बन जाता है। कैसे बनता है, C2H5OH। हमने अल्कोहल इधर लिखा है, अल्कोहल में क्या होता है, ROH। R की जगह हम क्या लिखेंगे, C2H5OH, तो अल्कोहल में वैसे ही होता है। फिर हम क्या लिखेंगे इधर, OH, C+O, CH3। हमने किसका लिखा है, एस्टिक एसिड का। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इसका OH, अल्कोहल का OH, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका H आपस में मिल जाएंगे और ये बना देंगे पानी। वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा और साथ में बनेगा क्या, C2H5, और ये वाली क्योंकि ऑक्सीजन बची हुई है ये इसके साथ बांड बना देगी। उसके बाद C+O, CH3, और साथ में पानी का मॉलिक्यूल खारिज हुआ है। अगर हम इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, C2H5, ये वाला O, उसके बाद क्या लिखेंगे, CO, उसके बाद CH3, ये बन जाता है एस्टर। अब हम देखते हैं कि इथाइल ग्लाइसिरोल क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने एस्टर का देख लिया है कि एस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो अब हम इथाइल ग्लाइसिरोल को डिस्कस करते हैं। इथाइल ग्लाइसिरोल में
दो स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। जो इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो बेसिकली एस्टर ही होते हैं, इसी वजह से हमने एस्टर को पहले स्टडी किया है। अब इसमें देखते हैं कि दो स्पेसिफिकेशन इसमें कौन कौन सी हैं। अब उसमें आता है एक तो अल्कोहल आ जाता है और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्कोहल है, अल्कोहल को ग्लिसरॉल के तौर पर लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको एस्टिक एसिड की जगह हम क्या लिखेंगे इधर, फैटी एसिड, क्योंकि हर एक कंपाउंड की अपनी स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो इसाइल ग्लिसरॉल में हम अल्कोहल जो होगा उसको ग्लिसरॉल लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम फैटी एसिड को लेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन चेन इन विच टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड, जिसके साथ क्या होता है, अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन और होती है उसमें क्या होता है, टर्मिनल उसके आखिर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH लग जाता है, इज अटैच्ड, उसके साथ लग जाता है, जैसा कि ये है इधर क्या है। और ये हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके साथ क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है COOH, ये बन जाता है फैटी एसिड। अब इसमें क्या होता है, ये जो R है, ये R जो होता है इस चेन में क्या चीज़ शामिल है, इसमें होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, 8 नहीं होते, हमेशा इवन नंबर ही होते हैं। उसके बाद जो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ से शुरू होते हैं, ये 2 कार्बन से शुरू होते हैं और 30 तक जाते हैं, कार्बन नंबर 2 से 30 तक। उसके बाद ये सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के दरमियान। जितने भी कार्बन एटम्स होंगी, चाहे एक बहुत बड़ी चेन होंगी, उसके दरमियान क्या होगा, हमेशा एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसा कि ब्यूटारिक एसिड होता है, ब्यूटारिक में कितने होते हैं, कार्बन 4 होते हैं। तो इसमें देखें, एक ये कार्बन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कार्बन है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं आया, तो ये है सैचुरेटेड। उसके बाद अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आएगा। तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड ऐसे होते हैं हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के दरमियान कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आएगा। अब जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें R वाले ग्रुप में ये होते हैं अप टू 6 डबल बॉन्ड, मतलब कि 6 डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, ये है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ही ऐसा एक एसिड है जिसमें क्या होता है, मानो अनसैचुरेटेड वो होता है। मानो का क्या मतलब है, एक, अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लाजमी आएगा। कहाँ पे आएगा, जैसा कि ये ओलिक एसिड, इसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो 18 होते हैं, 18 होते हैं। 9 और 10 के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड आएगा और बाकी जो है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये देखेंगे कि इसने बॉन्ड पूरे करने के लिए ये कितने कितने हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, वो हम उसके साथ लगा देंगे। अब देखना ये है कि इसमें सिर्फ एक जगह पर डबल बॉन्ड है, तो वो क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में ये चेन कैसे बनाते हैं। ये जो R चेन होती है, R जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, प्लांट्स में ये ब्रांच्ड होती है, रिंग्ड होती है, मतलब कि ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है इसकी। ये अपनी एक जैसे ये एक सीधी चेन जा रही होती है, तो उसमें क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस लग जाती हैं, तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। और एनिमल्स में क्या होता है, बिल्कुल सीधी चेन होती है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आती। उसके बाद अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब लाजमी नहीं कि सिर्फ सॉल्युबिलिटी बल्कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे हम कार्बन एटम को बढ़ाते जाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम एग्जांपल से देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है, ये इसमें कितने कार्बन होते हैं, 16 होते हैं, ये मोर सॉल्युबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन ब्यूटारिक एसिड जो कितने हैं, इसमें कार्बन 4 हैं और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है, -8। अब माइनस में चला गया है और इतना ज़्यादा लो हो गया है क्योंकि इसमें कार्बन एटम 4 हैं और इसमें कितने हैं, 16 है। अगर हमने कार्बन एटम की तादाद बढ़ा दी है तो ये सॉल्युबल भी ज़्यादा हो गया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया है। किससे, जिसके पास कार्बन कम है।
अब जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो जो सबसे पहले है एसिटिक एसिड, इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इनमें कार्बन कितने हैं, उसके बाद हम आसानी से ये स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इसमें कार्बन होते हैं 2, तो जो वो होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं वो उनमें क्या होता है COOH ग्रुप लाजमी होता है। तो हम क्या लिखेंगे इधर COOH लिखेंगे, उसके बाद एक कार्बन तो अब आ गए, हमने एक और कार्बन लगानी है तो हम क्या करेंगे C, उसके बाद इसके बांड पूरे करने हैं तो हम 3 हाइड्रोजन इसके साथ और लगा देंगे, ये बन जाएगा CH3 COOH। एक ये कार्बन है और दूसरी ये हो गई, ये है एसिटिक एसिड का फार्मूला। उसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड, ये पीछे भी वैसे आपको बता चुकी हूँ, इसमें कार्बन है 4। तो हम क्या करेंगे पहले COOH लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम कार्बन लिखेंगे, एक ये कार्बन है, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये, उसके बाद चौथी ये। अब क्या करेंगे इसके बांड कितने हैं इसने तो पूरे कर लिए, उसके बाद ये जो है ये कितने बांड बनाएगी 2 बनाएगी, क्योंकि 2 ये और एक ये 3 और एक 4। उसके बाद इसने कितने बांड बनाया अभी 2 बनाया तो हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, ये 4 पूरे हो गए। इसके बाद इसने एक बांड बनाया तो ये 3 लगाएंगे तो इसके बांड भी पूरे। अब क्या करेंगे हमारे पास है पाल्मिटिक एसिड, इसमें होते हैं 16, C जो है 16 है। अब हम क्या करेंगे इसका पहले हम COOH लिखेंगे, COOH, उसके बाद हम क्या करेंगे कार्बन एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये जो है 16 इसके कार्बन पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे इसके बांड पूरे करेंगे, तो इसके पास कितने आएंगे 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ये सबके पास 2 आएंगे क्योंकि इनके पास एक एक बांड है, ये बांड इसके पूरे हो गए। अब इस तरीके से ये सारी चेन बनती हैं जो हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं, वो स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सीधी चेन। उसके बाद जो ओलिक एसिड है इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं 9 और 10 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। तो कैसे आएगा, हम पहले क्या लिखेंगे COOH लिखेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन हमारे पास है 18 ओलिक एसिड में, तो हम क्या लिखेंगे पहले COOH, उसके बाद एक कार्बन ये है, दूसरी, तीसरी, 18 कार्बन पूरे हो गए। अब हम देखेंगे कि 9 और 10 के दरमियान हमने बॉन्ड लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वाली 9 है, ये 9 कार्बन है और ये 10 है, तो हमने इसके दरमियान डबल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन इसके पास कितने आएंगे 2, इसके पास भी 2 है। अब ये वाला इसके पास कितने हैं 2 ये और एक ये, कितने आएंगे इसके पास 1 हाइड्रोजन आएगा। अब इसके बांड पूरे हो गए। इसी तरह ये है, इसके पास क्या है 1 2 3, 3 है तो हम क्या लिखेंगे इधर 1 हाइड्रोजन लिखेंगे। और इसके पास कितने हैं 2 है तो हम इधर 2 लिखेंगे। इसी तरीके से ये सारी चेन जो होती हैं बनती हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में क्या करेंगे, ट्राई मीन क्या होता है, इसमें 2 लफ्ज यूज हुए हैं, ट्राई मीन 3, तो 3 क्या चीज़ होंगी, 3 इसमें फैटी एसिड्स होंगे। 3 क्या होंगे, 3 फैटी एसिड्स होंगे और एक क्या होगा ग्लिसरॉल होगा। तो हमें क्या होना चाहिए, ग्लिसरॉल का फार्मूला भी पता होना चाहिए और फैटी एसिड्स का फार्मूला भी पता होना चाहिए। ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और हर कार्बन के पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। अब इसके पास क्या करेंगे हम, यहाँ भी H लगाएंगे, यहाँ भी H लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा क्योंकि इसके पास एक बार बना हुआ था तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ भी 2 लगा सकते हैं या इधर हम बांड बना लें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये तो है ग्लिसरॉल। अब हमने क्या करना है 3 फैटी एसिड लगाने हैं। तो 3 फैटी एसिड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ ही लगा देंगे यहाँ पे HO। अब ये जो है फैटी एसिड का फार्मूला है। उसके बाद हम दूसरा फैटी एसिड लगाएंगे HO, C डबल बॉन्ड O R,
और ये क्या है, तीसरा फैटी एसिड है HO C डबल बॉन्ड O। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अब एक जो है ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये इसका OH, ग्लिसरॉल का OH और फैटी एसिड का H, ये आपस में मिलेंगे। इसका भी OH और इसका H ये आपस में मिल जाएंगे, इसका OH और इसका H ये आपस में मिल जाएंगे। अब क्या होगा, बाद में जो बनेगी चीज़ वो कैसे बनेगी, आपने सारा सेम लिख देना है। बस क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा के इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये पहले हम C लिख देते हैं, 3 C हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि OH और H तो चले गए, बाकी क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, वो यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O। और अब ये चीज़ जो है इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसको क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल ने मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दी है, और साथ में क्या खारिज हुए, 3 H2O, 3 वाटर के मॉलिक्यूल, एक ये वाला H2O, दूसरा ये H2O, तीसरा ये H2O। तो इस तरीके से यही स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड क्यों कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या चीज़ होती है। एसिड वो शय है जो क्या करती है, एक्वा सॉल्यूशन में H आयन देती है, और बेस वो होती है जो क्या करती है, OH आयन खारिज करती है। तो इसमें जो ये है ग्लिसरॉल है, ये क्या करता है, किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पर, क्योंकि ये OH रिलीज कर रहा है। और जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये H आयन को रिलीज कर रहे हैं। बाकी जो ये वाली चीज़ बनती है इसके पास ना तो OH है ना ही H है खारिज करने के लिए, तो ये क्या करेंगे, इसी वजह से इसको कहते हैं न्यूट्रल लिपिड, क्योंकि इसके पास खारिज करने के लिए ना तो H है और ना ही OH है, इसी वजह से इसको न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड की टाइप्स, फैट्स और ऑयल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है, फैट्स और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। तो फैट्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर कमरे के दर्जा हरारत पर सॉलिड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब कि इनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जो ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनके सोर्सेज क्या हैं, ये एनिमल से हासिल किए जाते हैं जो फैट्स होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं ये प्लांट से हासिल किए जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कि बटर है, मक्खन हो गया, ये चारकोल है, चारकोल किसे कहते हैं, चर्बी को। तो उसके बाद जो ऑयल्स हैं इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑलिव ऑयल, ये जो क्या होता है, जैतून का तेल, और आलमंड ऑयल जो होता है ये बादाम का तेल। तो इस तरीके से ये सारे जो है इनका डिफरेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। अब है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि ट्राइग्लिसराइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कैसे होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये इसकी 0.8 होती है, लाइटर देन वाटर, मतलब कि पानी से ये हल्की होती है। इसी वजह से ये जो मक्खन है या ऑयल है ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा जो मक्खन होता है वो नीचे कभी नहीं बैठता, वो ऊपर सरफेस पे तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है, उसकी ग्रेविटी जो होती है वो 0.8 होती है, और पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1। अब इसकी है 1 और इसकी है 0.8, तो ज़्यादा किसकी है, पानी की। तो ये पानी से हल्के होते हैं, इसी वजह से ये इसके ऊपर तैरते रहते हैं। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन, ये जो होते हैं इन्हें स्पेसिफिक कंडीशंस में क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ तक ये टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो बाकी उसकी लिपिड्स की टाइप्स थी। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
हैं।